पीछे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ चुके थे। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रभाव देख चुके थे, उसके निवारण के बारे में देखे थे, उससे क्या क्या प्रभाव होते थे उसको भी देखे थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक बात हम आपको याद दिलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जितने भी लोग जनरेटर चैप्टर आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है। कम्यूटेटर जो होता है वो आर्मेचर के आगे लगी होती है, ठीक है। ये कम्यूटेटर है। ये आपका आर्मेचर इस स्लॉट में क्या किए गए हैं, वाइंडिंग किए गए हैं, ठीक है। ये क्या किया गया, वाइंडिंग किया गया है। और हम आपको बता दें कि जो वाइंडिंग किया गया है इस सारे के सारे क्वाइल आ करके कनेक्ट होते हैं इक्विलाइजर रेजर रिंग से कम्यूटेटर पर, क्योंकि जब इसको फ्लक्स काटता है और फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आर्मेचर में क्या पैदा होता है, ईजी पैदा होता है, ईजी पैदा होता है। और ये कम्यूटेटर पे आकर के ब्रश के माध्यम से बाहर जाता है। कम्यूटेटर आखिर घूमने वाला भाग होता है, तो जो ये जो ब्रश दिख रहा है ना, ये हर एक बार घूमते समय एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर जाता है, तो एक बार में दो सेगमेंट को टच कर लेता है। इसी कम्यूटेटर सेगमेंट को अगर पूरा पूरा खोल दें तो इस तरीके का आपको सेगमेंट दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं, ये सेगमेंट है। और ये आर्मेचर से जो क्वाइल है उस क्वाइल का वाइंडिंग है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम तरीके से आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सीमा कुमारी जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। ये आपका ब्रश है, आपको पता है ब्रश किस चीज का बना होता है, ये कार्बन ब्रश बने होते हैं। और कभी कभी बड़े मशीनों में कॉपर के भी ब्रश बनाए जाते हैं। कार्बन का इसलिए बनाते हैं, इसका प्रतिरोध थोड़ा अधिक होता है, चिंगारी यहाँ कम होता है, ठीक है। चलिए अगर ये घूमना चालू हुआ, जरा ध्यान से देखिए, जैसे मेरे हाथ की उंगली को देखिएगा, ध्यान से मेरे हाथ की उंगली को देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए, जैसे इसको ब्रश समझ, मेरे अंगूठा को ब्रश समझिएगा और मेरी उंगली को ये कम्यूटेटर सेगमेंट समझिएगा। जैसे इसको हम लोग घुमाएंगे, ठीक है, मान लीजिए सभी तार इस सेगमेंट से जुड़े हैं, सब में करंट आ रही है। इस करंट को रिसीव करने के लिए बाबू क्या चाहिए, ब्रश चाहिए। अब ये ब्रश है और ये घूमना चालू कर रहा है। जैसे ये घूमता है एक ऐसा सिचुएशन आता है कि ये सेगमेंट से ब्रश जाकर के दूसरे सेगमेंट पर जैसे पहुंचता है, उस समय एक बार में ब्रश जो है दोनों सेगमेंट को देखिएगा ध्यान से, दोनों सेगमेंट को टच करता है। जब दोनों सेगमेंट को टच करता है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। मान लीजिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई करंट बह रही है, तो दोनों टच होके करंट 2I हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कम्यूटेशन के दौरान करंट जब सेम डायरेक्शन में होता है कम्यूटेटर सेगमेंट में, तो टोटल करंट 2I यानी 2 गुना हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक में करंट का डायरेक्शन नीचे है, एक में करंट डायरेक्शन ऊपर है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपोजिट करंट का प्रवाह होता है और ये क्या होता है, स्पार्किंग की संभावना ही बनती है और चिंगारी पैदा होता है। मेन उद्देश्य है कम्यूटेशन के दौरान जो चिंगारी पैदा होता है उसको कम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कम्यूटेशन याद देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यार से समझिए। कम्यूटेशन जीसी जनरेटर का जान कहा जाता है इसको। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। यहां से जो क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको जरूर देखना, ठीक है। आइए, कह रहा है कि आर्मेचर में ध्यान से देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन जैसे ये चलना चालू होता है तो सेगमेंट से ब्रश क्या होता है, दोनों पे टच कर जाता है। तो शुरू से दिखाते हैं। अभी क्या है, जब दोनों को टच करता है तो इसका भी करंट नीचे के डायरेक्शन में, इसका भी करंट नीचे के डायरेक्शन में, तो दोनों करंट जो जुड़ जाता है तब इसमें 2I हो जाता है। एक कंडीशन क्या होगा, जब यहां से ये सेगमेंट से ध्यान से देखिएगा, इसमें करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम है तो ये 2I तो हो गया। लेकिन यही ब्रश जब खिसक करके दूसरे पैर आ रहा है तब देखिएगा इसमें करंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ऐसे कंडीशन में जब दोनों सेगमेंट को ब्रश टच करता है तब क्या होता है, स्पार्किंग होता है। और याद रखिएगा बाबू, स्पार्किंग का जो मेन कारण होता है वो ये भी होता है कम्यूटेशन भी। तो कम्यूटेशन करते समय याद रखिए, होते समय आपको पता है कि यहाँ एयर गैप भी होता है, क्योंकि एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट के बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, जिसको बोलते हैं एयर गैप।
और इस एयर गैप की वजह से भी क्या होती है, चिंगारी होती है। चिंगारी होने के कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। अब आगे आपको बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर लाइन टू लाइन अगर कम्यूटेशन की बात करें तो आपको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब एक ब्रश दो या दो से अधिक सेगमेंट को छूता है, जब एक ब्रश दो या दो से अधिक सेगमेंट को छूता है तो उन सेगमेंट में जुड़े हुए कॉइल शॉर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद कॉइल में करंट की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, करंट के दिशा में परिवर्तन होता है, ये कम्यूटेशन है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट के बाद कॉइल की करंट में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। ये साधारण भाषा में लिख दिया, आपको हम पूरा प्रैक्टिकली कैसे वो टच करता है, कैसे करंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है, कैसे अपोजिट होके शॉर्ट होता है, ये बातें हम आपको टू द फिगर हम आपको समझाएं। ठीक है, वेरी नाइस क्लासेस, MD इरफान अटेंडिंग योर लाइव क्लासेस फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू। आपको अब डेली लाइव से सेशन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, डेली कर रहे हैं तो चलिए, इतने लोग हैं लेकिन लाइक की संख्या देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। When a brush touches two or more segment, कब करता है, the coil connected to the hose, sorry, those segment are shorted। जब एक बार में कम्यूटेटर ब्रश दो सेगमेंट को टच करता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। आफ्टर शॉर्ट सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट दिस कॉइल चेंजेस इन अदर वर्ड्स। अब दूसरा, अथवा द चेंज ऑफ करंट द कॉइल आफ्टर शॉर्ट सर्किटेड इज कॉल्ड कम्यूटेशन। ठीक है, अगर ये करंट में परिवर्तन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, कम्यूटेटर का ये भी काम है कि जब आपका कोई भी एसी करंट है उसको डीसी में बदलने का काम करता है। कौन, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर में इस घटना को कम्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, दिल से थैंक यू। चलिए अगला वर्ड इसमें है कि कम्यूटेशन की अगर हम लोग बात करें तो कम्यूटेशन यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कम्यूटेशन को देखिए क्या कर रहा है। कम्यूटेशन जो है कह रहा है कि जब कॉइल करंट में, पहला है स्मूथ कम्यूटेशन, दूसरा है रफ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन मतलब आराम आराम से, प्यार से, धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है करंट में तो उसे स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। एक होता है रफ कम्यूटेशन, जब बहुत तेजी से इस प्रक्रिया में करंट में परिवर्तन होता है उसे रफ कम्यूटेशन कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी बड़ा आराम से, कई लोग देखिए गाड़ी आराम से चलाता है फिर भी बेचारा एक्सीडेंट कर जाता है। आराम से मुलायम से गाड़ी चलाने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया, उसे कहेंगे सॉफ्ट एक्सीडेंट या स्मूथ एक्सीडेंट। आराम से वो जा रहा था, दूसरा आके ठोक दिया। एक कंडीशन और भी होता है, एक तो होता रफ, गाड़ी रफली चला रहा है, मार के लहरिया कर चल रहा है, लग गया कहीं पत्थर से टकरा गया, खुदे फिसल गया, कोई था नहीं, अब उठाने के लिए, जान बचाने के लिए कोई नहीं, खुद ब खुद गिर गया। तो रफ गाड़ी चलाने से जो एक्सीडेंट हुआ उसे रफ एक्सीडेंट कहेंगे। ठीक उसी प्रकार कम्यूटेशन भी स्मूथ कम्यूटेशन और होता है रफ कम्यूटेशन। कह रहा है कि कॉइल में करंट में परिवर्तन अगर धीरे धीरे होता है उसे हम स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। जब कॉइल में करंट में परिवर्तन तुरंत होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रफ कम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। आइए कम्यूटेशन से क्या होता है, कम्यूटेशन को कैसे कम किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम्यूटेशन को कैसे कम करते हैं। कम्यूटेशन के कौन कौन से विधि होते हैं कम करने के, चिंगारी को कम करने के। सबसे पहला बात है ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड। कौन, ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड। ठीक है, इसे वोल्टेज कम्यूटेशन मेथड भी कहते हैं। इसके द्वारा यहां देखिए कह रहा है कि ईएमएफ कम्यूटेशन में क्या होता है, इसके द्वारा जो कम्यूटेशन प्रवाह है, कम्युनिकेशन नहीं, कम्यूटेशन प्रवाह को खास खत्म करने के लिए इसके विपरीत दिशा में इंटरपोल की मदद से हम लोग इसके कम्यूटेशन को खत्म कर देते हैं। आइए प्यार से देखिए क्या होता है इंटरपोल। देखिए आप देख रहे हैं ये आपका मेन पोल है। क्या है, मेन पोल। ठीक है, मेन पोल है
और यहां पर मेन पोल ये भी है आपका, और यहां देखिए मेन पोल ये भी है आपका। तो ये हुआ मेन पोल। इसके बीच में छोटे छोटे जो पोल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं? इंटरपोल। और याद रखिएगा इंटरपोल जो होता है वो आर्मेचर के सीरीज में किए जाते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं। और याद रखिए आर्मेचर के विपरीत क्रम में किए जाते हैं। श्रेणी क्रम में तो होता है, यानी इसके जो कनेक्शन है ये आर्मेचर के विरुद्ध किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो इंटरपोल है वो मेन पोल के अग्रवर्ती दिशा में होता है। अग्रवर्ती का मतलब हुआ, याद रखिएगा, ये इसके आगे बढ़ते हुए क्लॉकवाइज सिस्टम में होता है। और एक लाइन आपसे कभी पूछता है, आप कहेंगे दो मेन पोलों के बीच में गलत हो जाएगा। बोले कैसे? अभी आप ही तो बोले। देखिए कौन सा पोल? दो संगत पोलों के बीच। संगत का मतलब इस पोल के जस्ट बाद ये पोल, उसके बीच वाला पोल। आप कहेंगे सर दो मेन पोल तो ये भी है, ये और ये दो मेन पोल है, इसमें ये भी आता है, ये भी आता है। नहीं, दो संगत पोलों के छोटे पोल जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल कहते हैं। इस इंटरपोल से क्या किया जा सकता है? कम्यूटेशन को सुधारा जाता है। ठीक है, इंटरपोल के बारे में देखिए, डीसी जनरेटर के मेन पोल के छोटे छोटे ध्रुव बनाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरपोल। और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि मेन पोल जितना होता है, मेन पोल के बराबर क्या होता है? इंटरपोल होता है। मेन पोल के बराबर क्या होता है? इंटरपोल होता है। जितना मेन पोल होगा उतना ही इंटरपोल होगा, जितना मेन पोल होगा उतना ही इंटरपोल होगा। और इंटरपोल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किए जाते हैं। और बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि निमी का जो क्वेश्चंस आपके चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर, वहां पर जनरेटर का ही चल रहा है और अब आप चैप्टर भी वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्या है आगे, ये समझ गए, इंटरपोल लगा के। और भी है व्यवस्था कम करने का। देखिए ये बात हम पहले भी बताएं कि ब्रश जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगा होता है, ब्रश अगर कार्बन का लगाते हैं तो स्पार्किंग कम होता है। कह रहा है कि इस विधि में जो रेजिस्टेंस मेथड है कम्यूटेशन का, कह रहा है इस विधि में रेजिस्टेंस का कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि अधिक रेजिस्टेंस वाला कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। दूसरा, कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस जो है कॉपर की अपेक्षा 4000 गुना अधिक होता है। ठीक है, किसका? कार्बन ब्रश का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर की तुलना में 4000 गुना अधिक है। ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप, ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप जो है 2 वोल्ट होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी ब्रश का कांटेक्ट कम्यूटेटर के साथ होता है तो एक ब्रश कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है? 2 वोल्ट ड्रॉप करता है। ठीक है, किसका? और देखिए कॉपर ब्रश के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.5 वोल्ट करता है। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक जनरेटर है जो लगभग 250 वोल्ट पैदा करता है, अंदर में कोई भी लॉसेस नहीं है, ब्रश ड्रॉप जो है वो 2 वोल्ट है। आपसे कहेगा बताइए कि टोटल टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा? तो आपको याद होना चाहिए 250 पैदा हो रहा है, मतलब ईजी कितना है? 200 है। ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ क्या है? 250 है। अब 2 वोल्ट एक ब्रश ड्रॉप कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम 2 ब्रश होते हैं। तो कितना वोल्टेज खपत हो जाएगा? 4। तो आपको मिलेगा कितना? 250 में से 4 कर लीजिए, ये मिलेगा 246। क्या हो जाएगा? 246। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिए। अब ये है रेजिस्टेंस मेथड किसके? कम्यूटेशन का। और कम्यूटेशन में चिंगारी को 3 तरीके से आप कम कर सकते हैं। एक ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड, एक आपका क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस मेथड। ये चीज आपको याद रखना है बहुत। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण जो थियोरेटिकल पार्ट है, उससे जो क्वेश्चन आता है
वो है लॉसेस से, कि किसी भी डीसी जनरेटर में हो या डीसी मोटर में हो, इसमें सर्वाधिक लॉस कहां होता है, तब तो आप दक्षता निकाल पाएंगे। कितना वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था, उस पर न्यूमेरिकल क्या था, ये सारी चीज हम आपको बताएं, और कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा था, ये भी चीज आपको बताएं। अब हम देखेंगे डीसी जनरेटर में हानियां। याद रखिएगा, इस हानि से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्या होता है कि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डीसी जनरेटर में हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब कौन सा इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं एचपी में, क्योंकि इसको हम लोग जनरेटर को मशीन से घुमाते हैं, यानी यांत्रिक शक्ति देते हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, सीरियली वाइज देखिएगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और ये जो आउटपुट देता है, ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। यांत्रिक शक्ति को ये विद्युत शक्ति में बदलता है और आपको इलेक्ट्रिकल पावर देता है। एचपी का मतलब ये हॉर्स पावर यानी यांत्रिक शक्ति इसको देते हैं। ठीक है, और ये विद्युत शक्ति आपको देता है। इस पूरे प्रक्रम में कहां कहां लॉस होता है, तब जाकर के आपको पूरा पूरा आउटपुट मिलता है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो लॉसेस आप देख रहे हैं ना, ये होता है कॉपर लॉस। ठीक है, ठीक है, कॉपर लॉस जिसको हम लोग ताम्र हानि बोलेंगे। ये होता है आयरन लॉस जिसको हम लोह हानि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोह हानि बोलेंगे। और एक होता है मैकेनिकल लॉस जिसको हम लोग यांत्रिक हानि बोलेंगे। सबको अलग अलग से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यांत्रिक हानि बोलते हैं। और एक होता है स्ट्रे लॉस जिसको हम प्रकीर्ण हानि बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकीर्ण हानि क्या होता है, तब ये प्रकीर्ण हानि बोलेंगे। क्या क्या, एक आपका कॉपर लॉस, एक आपका आयरन लॉस, लोह हानि, यांत्रिक हानि और प्रकीर्ण हानि। तो ये देखिए कॉपर लॉस जनरेटर में कहां कहां होगा। एक फिगर छोटा सा हम ड्रॉ करते हैं साइड में। देखिए कोई भी जनरेटर में आपका सबसे पहला क्या होगा, आर्मेचर होगा, और उसमें क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग होगा, और इसमें देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग होगा। तो आर्मेचर में भी कॉपर होगा, शंट फील्ड में भी कॉपर होगा, और सीरीज फील्ड में भी कॉपर होगा। इन तीनों जगह जो कॉपर में लॉस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि। अलग अलग अगर बात करें तो ताम्र हानि तीन जगह होगा, एक आर्मेचर में, और एक शंट फील्ड में, और एक सीरीज फील्ड में होगा। तीनों जगह जो लॉस होगा, इस लॉस को आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला बाइट याद रखना है। सबसे पहले यहां पर क्या है, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हीट के रूप में होता है। हीट होता है आई स्क्वायर आर। इसमें यह भी पूछा जाता है कि कॉपर लॉस का, अलग अलग कॉपर लॉस की अगर बात करें तो कौन सा कॉपर लॉस कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉपर लॉस। कॉपर हानि यानी ताम्र हानि। कॉपर लॉस जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो 30 से 40% होता है। एकदम टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस में दिखने को मिल जाता है। ठीक है, और जब आप आर्मेचर लॉस की बात करें तो आर्मेचर में बहने वाली करंट आई, ए का स्क्वायर और आर। देखिए एक लाइन में समझिए, जो भी लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, क्योंकि कोई भी लॉस क्या होगा, इसमें हीट के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए, हीट, चाहे वो कोर में हो, चाहे वो कॉपर में हो, चाहे घर्षण से हो, ये सब उष्मा हानि के रूप में इसका लॉस जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो हानि जो है लगभग 90% केसेस में वो उष्मा विसर्जन यानी हीट के रूप में लॉसेस जाएगा। लेकिन कहां कहां लॉसेस जाएगा उसको आपको याद रखना है, कितना परसेंटेज लॉस कहां से होता है। आर्मेचर में जो लॉस होगा आई स्क्वायर आर, आई का मतलब आर्मेचर में धारा तो आई ए लिखेंगे, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है तो आर ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। तो बाबू कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर, तो शंट फील्ड में अगर कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं तो शंट फील्ड का करंट आई एस एच का स्क्वायर। अब
शंट फील्ड का रेजिस्टेंस RSH, तो I² RSH होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद शंट फील्ड के बाद आता है सीरीज फील्ड वाला। तो सीरीज फील्ड में भी कॉपर होगा और सीरीज फील्ड में भी करंट जाएगा। सीरीज फील्ड में जाने वाली करंट को ISE बोलते हैं और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस को RSE से डिनोट करते हैं। अगर आप डेली देख रहे हैं तो आप सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ISE का स्क्वायर और RSE। एक ही लाइन याद रखिए, कॉपर लॉस होता है I² R। शंट फील्ड में जाएंगे तो वहां का रेजिस्टेंस और वहां का करंट, तो करंट का स्क्वायर यानी हीट जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, चाहे वो कॉपर लॉस में जिस भी कॉपर लॉस की आप बात करें। ठीक है, ये है कॉपर लॉस। अगर हम लोग बात करें इसमें तो जो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड है ये दोनों टोटल लॉस जो निकालता है वो कितना 20 से 30% होता है। कितना होता है? 20 से 30% कॉपर लॉसेस होते हैं। कितना? 20 से 30%। ठीक है, इसके बाद आपको बताए थे कि ब्रश के द्वारा भी लॉस होता है। तो हम लोग ये दिमाग में सेट होता है कि आखिर ब्रश जो है वो कम्यूटेटर पर होता है, और कम्यूटेटर पर क्या करता है? घिसता है, घर्षण करता है। तो आपको लगता है कि सर ये घर्षण हानि में आना चाहिए। नहीं, यहां जो कॉपर लगाते हैं वो रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस है, कॉपर के रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस है, हानियां होती हैं। तो इसको हम लोग किस में लाते हैं? इसको हम लोग कॉपर लॉस के अंतर्गत लेते हैं। क्या करते हैं? कॉपर लॉस के अंतर्गत इसको लेते हैं। याद रखिएगा, ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस को ही इंक्लूड करते हैं, किसमें? आपको इंक्लूड कर लिया जाता है कॉपर लॉसेस में। क्योंकि अभी जो 250 वोल्ट पैदा कर रहा था और कोई भी लॉसेस हम आपको नहीं बताएं, अब कॉन्टेक्ट ब्रश ड्रॉप लॉस के कारण 4 वोल्ट ले रहे थे, ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये जाएगा आपका किसके? कॉपर लॉस के अंतर्गत ही लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें, अगला जो आपका लॉसेस है ये है आपका आयरन लॉसेस। इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आयरन लॉसेस की अगर बात करें तो आयरन लॉस में, आयरन लॉस का मतलब हुआ कि जिस पर क्वाइल आप लपेटते हो। जैसे आर्मेचर की बात की, क्वाइल हम लोग कहां लपेटते हैं? आर्मेचर के खांचा में लपेटते हैं। जो आपका ये आर्मेचर था ना, तो आर्मेचर के जो खांचा है इसमें हम लोग क्वाइल लपेटते थे। तो क्वाइल की वजह से कॉपर लॉस हुआ, वो तो हम लोग देख ही लिए सब, आर्मेचर कॉपर लॉस हुआ। लेकिन जो क्वाइल लपेटा गया वो किसी कोर में, किसमें लपेटा गया? कोर में। और ये इसका कोर किस चीज का बना होता है जी? इसका कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और दूसरा क्या होता है, इसके जो कोर होते हैं वो पतली पतली पत्ती का बना होता है। यानी ये भी कह सकते हैं ये कोर जो है ये लेमिनेटेड होता है। क्या होता है? लेमिनेटेड होता है। ठीक है, लेमिनेटेड को हिंदी में कहते हैं पटलित। पटलित क्या बोलते हैं? पटलित बोलते हैं। और ये जो पटलन करने का उद्देश्य क्या है, इसको पतला बनाने का उद्देश्य क्या है? याद रखिए, भावर धारा हानि को कम करना। भावर धारा हानि कम करना। और यहां जो सिलिकॉन स्टील का क्या है, ये हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करता है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करता है। तो ये भावर धारा हानि और हिस्टेरेसिस लॉस जो है ये दोनों किसमें है? आर्मेचर के कोर में। ठीक है, यहां पर पोल कोर भी होगा। तो ये जो लॉसेस है ये कॉपर की वजह से नहीं है, ये किसके वजह से? ये जो मटेरियल है जिसमें कॉपर आप लपेट रहे हो उसके कोर में, इसीलिए आयरन लॉस को कोर लॉस के रूप नाम से जान सकते हैं आप। क्या? आयरन लॉस को कोर हानि भी यानी क्रोड हानि कहते हैं, क्रोड हानि। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इन्हीं को यहां पर हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए। कोर लॉस में आता है पहला हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा आता है आपका ईडी करंट लॉस। यही बात बता रहे थे आपको। देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है K
बी पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कोर का वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो कोर के वॉल्यूम पर और उसमें उसके फ्रीक्वेंसी पर और उसमें फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है। के क्या है? कोर का मटेरियल कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और बी क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी अधिकतम अविवाह घनत्व बोलते हैं हिंदी में। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, ये कोर का मटेरियल का वॉल्यूम। ये बात आपको याद रखना, ये फॉर्मूला जब भी जाइएगा जहां भी आप देखिएगा ये आपको पूछ लेता है, इसलिए इसको भूलिएगा ना। पूरे इलेक्ट्रिसिटी में इस पर आधारित एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा है ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को कई सारे नाम से जानते हैं, आप डेली पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। इसको हम लोग भंवर धारा बोलते हैं। बार बार इसलिए चर्चा करते हैं कि आपको भूले नहीं, हम ही याद करवाएं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है। वो बच्चा के कहता है ना, वो जो तेल लगाते हुए, तो मैयो तेल नहीं लगाया ना, तो मौसी लगाया ना दादी, हम ही तेल लगा देते हैं। बार बार वो ये बात सुनाता है। इसका मतलब है कि तुमको फुर्सत नहीं है भाई, आप तो महाराजा लोग हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लगता है। भंवर धारा, उसके बाद जलावर्त हानि, और इसको फोकल्ट धारा कहते हैं। ठीक है, कई बार हम चर्चा करते हैं फोकल्ट धारा, इसलिए बार बार लिख देते हैं। कई लोग कहेंगे सर बार बार इसकी बात को क्यों दोहराते हैं? कि बार बार दोहराते हैं ना, तो बार बार दोहराने से क्या कहते हैं, वो रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक बार बार रस्सी खींचता है तो पत्थर को भी काट के अपना रास्ता बना लेता है। इसलिए बार बार एक चीज को आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि वेन, अब देखिए यहां पर के क्या है? ईडी करंट, कोर का कांस्टेंट। और यहां पर देखिए ईडी करंट और हिस्टेरेसिस में फर्क क्या है कि ईडी करंट में फ्लक्स जो डेंसिटी है बी, उसका स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी का भी क्या होता है? स्क्वायर होता है। जितना पतला पतला कोर आप बना रहे थे ना, ये कोर पतला पतला, इस कोर का जो लेमिनेशन है, थिकनेस है, उसको टी बोलते हैं। टी मतलब थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई। उस कोर के थिकनेस का स्क्वायर। और एक ही बात लास्ट में बचता है, ये आयतन। तो जैसे थिकनेस, पतला पतला कोर काट देंगे, आयतन का मान कम हो जाएगा, और आयतन कम हो जाएगा तो ईडी करंट कम बनेगा। ईडी करंट कम बनेगा तो उष्मा का हानि कम होगा। ठीक है, याद रखिए, भंवर धारा फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होते हैं, उसके थिकनेस के वर्ग के समानुपाती होते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग के समानुपाती होती है। ये बात आपको ध्यान से याद रखना है। ये दोनों लॉसेस जो होते हैं, इस सबको हम लोग कहते हैं कोर लॉस। किसमें? कोई भी डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों के लिए एक ही बात है। ठीक है, आपको स्ट्रे लॉस आगे हम लोग बोलेंगे जब मोटर पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त टॉपिक आगे भी आपको पढ़ना है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला। इसके बाद मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉस मतलब यांत्रिक हानि है। और ये यांत्रिक हानि की अगर बात करें तो यांत्रिक हानि में क्या आता है? घर्षण हानि। जो बेयरिंग होता है, जो एयर फ्रिक्शन होता है। एयर फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जनरेटर में जो बॉडी पार्ट होता है ना, योग जो होता है, बॉडी एवं योग, उसके अंदर क्या होता है? आर्मेचर होता है। तो यहाँ फील्ड पोल होता है, इसके बीच में होता है एयर। आपको पता है कि हवा के वजह से जो होता है वो एयर फ्रिक्शन होता है, वायु घर्षण होता है। क्या होता है? वायु घर्षण होता है। तो ध्यान रखिए, वायु घर्षण। और आपको पता है कि कोई शाफ्ट लगाते हैं ना, शाफ्ट, उसमें बेयरिंग भी लगाते हैं दोनों साइड। तो बेयरिंग की वजह से भी क्या होता है? घर्षण हानि होता है, बेयरिंग घर्षण। ठीक है, तो कह रहा है ये 10 से 20% होता है। पूरे लॉसेस में जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं डीसी जनरेटर में, वो 10 से 20% होती है। कितनी होती है? 10 से 20%। आइए हम बात करते हैं पावर स्टेज की। बहुत जबरदस्त तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। पावर स्टेज जो लॉसेस के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे उसके जस्ट बाद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये लॉसेस अगर आप समझ जाते हैं तो मोटर आपको इतना आसान हो जाएगा समझने में, एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, किसी भी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें आप मशीन लगाते हैं या प्राइम मूवर लगाते हैं। प्राइम मूवर का मतलब किसी भी जनरेटर को घुमाने के लिए जो आप जुगाड़ लगाते हैं, चाहे टरबाइन से घुमाते हैं, चाहे आप
हवा से ही फूंक के घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मशीन लगा के घुमाइए या ट्रैक्टर लगा के घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर। और प्राइम मूवर जो देता है, याद रखिए, वो आउटपुट पावर, यहां पर लिखा हुआ क्या, आउटपुट पावर इंजन जो है ये जनरेटर के लिए इनपुट का कार्य करता है, जनरेटर के लिए इनपुट का कार्य करता है। तो इसमें आयरन और फ्रिक्शन लॉस होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखते जाइए, यांत्रिक शक्ति का जनरेटर को घुमाते हैं तो जनरेटर में जो पावर पैदा होता है, जनरेटर में जो पावर पैदा होता है वो कहां पैदा होता है, वो होता है आर्मेचर में। किसमें होता है, आर्मेचर में। और हम आपको बोले थे बउआ कि कोई भी जनरेटर या मोटर हो, उत्पन्न या डेवलप पावर जो होता है वो आर्मेचर में होता है। और आर्मेचर में उत्पन्न पावर के लिए फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, पावर होता है V इंटू आई, लेकिन आर्मेचर में उत्पन्न ईजी होता है ईएमएफ, वोल्टेज के रूप में जनरेटेड ईएमएफ, और करंट होता है आई है। ये पावर डेवलप्ड पावर है और ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर है। और यहां जो पावर आपका था वो मैकेनिकल पावर था, एचपी था। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना पावर आपके आर्मेचर में पैदा होगा उतना पावर आपको नहीं मिलता है। सबको पता है कि जितना जनरेटर में वोल्टेज पैदा होता है, करंट पैदा होता है, उतना नहीं मिलता है। तो होता क्या है कि आर्मेचर के अंदर जो कॉपर है या उसके साथ जो सीरीज फील्ड है, बाकी वगैरह जो भी लगाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, लॉस होता है। तो उसके बाद आपको जो टर्मिनल पर मिलता है, उसके बाद जो आपको टर्मिनल पर मिलता है वो होता है डिलीवर्ड पावर। डिलीवर्ड पावर का मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर आपको टर्मिनल पर मिल रहा है। तो टर्मिनल पर मिलने वाला जो पावर है, जैसे टर्मिनल पर वोल्टेज होता है VL और टर्मिनल पर करंट होता है IL, तो ये पावर होगा आपको इलेक्ट्रिकल पावर VL इंटू IL। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आपको सारा चीज समझ में आएगा। यानी EG इंटू IA डेवलप्ड पावर है और ये बाद में जाकर के लॉस के बाद VL इंटू IL ये आपको मिलता है। आपने दिया कितना, आपने दिया BHP, आपको आंसर वाट में निकाल के बताइए, तो BHP गुना 746 देते हैं। ये आपको यांत्रिक शक्ति है जो जनरेटर को दिया जा रहा था। जनरेटर पैदा किया EG इंटू IA, लेकिन ये इतना दिया नहीं, ये दिया VL इंटू IA। हर स्टेप में बात करें तो ये ज्यादा है, ये उससे थोड़ा कम है और ये सबसे कम है। अब यहां पर जो आपको पावर स्टेज में आपको दक्षता पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम एक एक वर्ड आपको चर्चा करेंगे और एकदम ध्यान से आपको सीखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, ये जो आपको घट रहा है ना, ये कॉपर लॉस की वजह से घट रहा है। किसमें, आर्मेचर में कॉपर लॉस की वजह से। आर्मेचर में जो कॉपर लॉस होता है उसके वजह से लॉस होकर के बचता है, वो जाता है किसके, टर्मिनल पर। अगर गौर से देखें इसके बाद, अब इफिशियंसी देखिए, एक एक लाइन आपको समझाते हैं। ये इफिशियंसी अभी जो हम बताएं पावर स्टेज उसी पर डिपेंड है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो दक्षता का होता है, ये सबको पता है कि आउटपुट बटे इनपुट होता है। आउटपुट बटे इनपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। जनरेटर की दक्षता, हम लोग की अगर बात करें हम लोग दक्षता के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग को मिलता है, और हम लोग जनरेटर को मैकेनिकल पावर देते हैं। मैकेनिकल पावर देते हैं यानी यांत्रिक शक्ति देते हैं, ठीक है। तो यहां प्रतिशत दक्षता होता है आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। आइए एक एक करके ध्यान देते हैं। पहले होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, यानी यांत्रिक दक्षता क्या होता है। आप कहेंगे सर यांत्रिक दक्षता क्या होता है, यहां से स्पष्ट रूप से देखिए, किनके बीच में यांत्रिक दक्षता को अनुपात में लिखेंगे। यानी जनरेटर जो उत्पन्न करता है पावर, आप लोग बताइए कि जनरेटर जो पावर इनपुट करता है, उत्पन्न करता है, वो कहां पैदा करता है, इतना बता दीजिए आप। जनरेटर जो पावर आउटपुट डेवलप करता है वो कहां करता है, बताइए। जनरेटर जो पावर डेवलप करता है वो कहां करता है,
जनरेटर जो पावर डेवलप करता है वो कहां करता है? बताइए, कितने लोग बताएंगे? आर्मेचर में डेवलप करता है पावर बाबू, ठीक है? नहीं बताए कितना, अभी जस्ट बताएं कि जो पावर पैदा करता है जनरेटर वो आर्मेचर पैदा करता है, ठीक है? यहां देखिए, जनरेटर द्वारा उत्पन्न शक्ति ये आर्मेचर में होगा, जिसमें हम लोग बोले थे Eg इंटू आई ए, ये आपको मिल रहा है। इसको इनपुट के रूप में वो जो जनरेटर में पावर पैदा हुआ वो पैदा किसके वजह से हुआ? इनपुट में आपने एचपी दिए थे, फिगर देख लीजिए पीछे एकदम क्लियर, देखिए यहां पर बता दी, ये देखिए ये है Eg इंटू आई आर्मेचर में पैदा हुआ, इसको इनपुट क्या दिए? बीएचपी दिए। तो वही बात केवल लिखना है, इसके लिए इनपुट ये हुआ, इसके लिए आउटपुट ये हुआ, तो आउटपुट ये हुआ, इनपुट ये हुआ, तो आउटपुट बटे इनपुट लिखना है। आउटपुट में Eg इंटू आई है, देखिए ये देखिए Eg इंटू आई है, इंटू में बीएचपी इंटू 746, बीएचपी इंटू 746, ये क्या हुआ? ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ कि नहीं हुआ? है? चलिए इसके बाद वही लाइन लिखा हो, बीएचपी इंटू ईएमएफ इंटू आई ए। ये बातें समझ में आई? यस और नो बताइए, जितने लोग हैं ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये जो यांत्रिक दक्षता की बात कर रहा है, तो यांत्रिक इनपुट कितना दिए, यांत्रिक की वजह से आउटपुट कितना मिला, इसका अनुपात है। बताइए, बाकी लोग बोलो भाई, मुंह में लड्डू है मिश्री गिर जाएगा। ये बातें समझ में आई? नेहा कुमारी जी समझ में आ गया सबको? बोलिए। चलिए, अब ये बात समझ गए, ये यांत्रिक और यांत्रिक की वजह से जो आउटपुट मिला। अब दूसरा जो फॉर्मूला आपको पूछा जाता है फैक्ट्री में, एक होता है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी का मतलब हुआ, यहां पर लिखता है विद्युतीय दक्षता, हिंदी में लिखते हैं विद्युतीय दक्षता। विद्युतीय दक्षता की बात करें, विद्युतीय दक्षता की बात करें तो विद्युतीय दक्षता, विद्युत के बारे में देखिए, विद्युतीय दक्षता का मतलब है इनपुट में यांत्रिक का कोई रोल नहीं रह गया, अब केवल जनरेटर के अंदर की कहानी चलेगी। आइए एक बार हम आपको फिगर फिर से समझा देते हैं, विद्युतीय दक्षता कहां से लेकर चल रहा है। विद्युत पैदा हो रहा है Eg इंटू आई ए, ये पैदा हो रहा है, और यहां पर मिल रहा है VL इंटू आई एल, ये आउटपुट हो गया, और Eg इंटू आई ए क्या हो गया? इनपुट हो गया। ये विद्युत शक्ति जो पैदा हुआ ये इनपुट का कार्य करता है, और ये जो विद्युत शक्ति आपको मिला ये आउटपुट का कार्य करता है, ये आउटपुट का कार्य करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए, इसको हम लोग विद्युतीय दक्षता कहते हैं। ध्यान से देखिए, जनरेटर का जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है ये आपको क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ VL इंटू आई एल, जो आउटपुट में आपको मिलता है वो है VL इंटू आई एल, और इसमें जो पैदा होता है पावर वो होता है Eg इंटू आई ए। तो बाबू जितना पैदा हुआ ये आउटपुट मिला, ये भी इलेक्ट्रिकल पावर है, वाट में होता है, और ये भी इलेक्ट्रिकल पावर है, ये वाट में है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो विद्युतीय दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विद्युतीय दक्षता कहलाता है। अब एक बात हम आपको बता दें, आपने मैकेनिकल दक्षता देखा, इलेक्ट्रिकल दक्षता देखा, अब एक बात सीधा हमारा हिसाब किताब होता है जिसको हम लोग कॉमर्शियल दक्षता कहते हैं, व्यवसायिक दक्षता कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो व्यवसायिक दक्षता का मतलब हुआ कि आपने कितना इन्वेस्ट किए और बीच में क्या लॉस हुआ, क्या घाटा हुआ, क्या सड़ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बताइए आपको कि आपका आउटपुट कितना आया, इन्वेस्ट कितना किए, आपको आउटपुट कितना मिला, ये हमारा हिसाब बारी होता है। कॉमर्शियल का मतलब ये मत समझिएगा कि सब बिजनेस से वाला होगा। आप अपने घर में भी कॉमर्शियल बात करते हैं कि आप जैसे गेहूं पिसाने जा रहे हैं तो 9 किलो गेहूं ले गए, आटा कितना मिला, 9 केजी से कम मिला, बीच में कहा गया नहीं गया उसको कोई पूछ रहा है जी?
अब शहर वाले लोग कहेंगे सर हमको 9 केजी गेहूं देते हैं, 9 केजी आटा देता है। बाबू आपको 9 केजी देता है ना तो बाहर से मिला करके देता है, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता है। इनपुट का आउटपुट 100% होता है, ठीक है। आपसे पैसा खूब ज्यादा लेता है, ठीक है, शहर से गांव की तुलना में। अब आपको बता दें, अब हम लोग किस में जा रहे हैं, कॉमर्शियल दक्षता में। तो कॉमर्शियल दक्षता या ऑल डे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पर एक ही बात कहेंगे, इनपुट जो दिए शुरुआत में, जो मैकेनिकल पावर आपने दिया, तो मैकेनिकल पावर कितना दिए, इनपुट बीएचपी इंटू 746, आपको मिला कितना, वीएल इंटू आईएल, जो लास्ट में आपको मिलता है। आइए फिगर के माध्यम से तुरंत हम समझा देते हैं कॉमर्शियल दक्षता कहां से कहां आपको ध्यान रखना है, एकदम टू द पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए सीधा हम लोग बात करेंगे, इनपुट आपने कितना दिया, ठीक है, इनपुट आपने कितना दिया, आउटपुट आपको कितना मिला। इनपुट आप दिया बीएचपी इंटू 746, आउटपुट आपको मिला वीएल इंटू आईएल। तो सीधा हम इसका बात करेंगे, वीएल इंटू आईएल, ये हुआ वीएल इंटू आईएल आउटपुट, और बीएचपी इंटू 746 क्या हो जाएगा, इनपुट। इसी को हम लोग कमर्शियल दक्षता कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये देख लीजिए, यहां पर देखिएगा तो लिखा हुआ है वीएल इंटू आईएल बटे बीएचपी इंटू 746, यह है कॉमर्शियल दक्षता। आप अगर क्वेश्चन को खोलेंगे तो आपको इस तरीके से आपको पूछा जाता है, फिर आप वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम इस तरीके से हम आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर दिखाए हैं कि आपको मिस्टेक करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। जो पावर स्टेज है वो बहुत ही अच्छा है इस एफिशिएंसी को समझने के लिए, ठीक है। ये बातें लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना लिखने के बाद आपको लगता है सर सब रटना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा। आप पावर स्टेज को देखिए, उसी हिसाब से आप माइंड में सेट करिए जो ग्राफ हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षता, एफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद आपका डायरेक्ट वे में जो आपको लॉसेस निकालना है, जैसे आयरन लॉस और घर्षण लॉस निकालना है, यहाँ पर डायरेक्टली देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बीएचपी इंटू 746 टोटल क्या है, मैकेनिकल पावर दिया गया है। और याद रखें आप कि आयरन लॉस किसके किसके बीच में हो रहा था, आर्मेचर में जो पैदा हो रहा था पावर वहां, और जितना आप दे रहे थे वहां। तो ध्यान से देखिए, फिर से आपको पीछे लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा क्लीन करके बता रहे हैं, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस देखिए कहाँ है, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस किसके बीच में, ईजी इंटू आईए बटे बीएचपी इंटू 746, इन दोनों के बीच में है ना। तो ये जो लॉसेस हुआ ये किस में हुआ, बीएचपी इंटू 746, क्यों लिख रहे हैं, वाट मिलाने के लिए। और यहां मिला ईजी इंटू आईए, तो ये इसके बीच में कौन सा लॉस चला गया, आयरन फ्रिक्शन लॉस। तो भैया इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ये बड़ा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए सीधा रटने से कुछ कहानी नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आप देख पा रहे हैं। देखिए आयरन और फ्रिक्शन लॉस कहाँ, बीएचपी इंटू 746 ईजी इंटू आईए, है कि नहीं, बात बुझाया आपको। जो बात हम आपको समझाएं वो टोटल चीज समझ में आया, बता दो भाई, एक बार बोलो तो मुंह खोलो दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं। तो कॉपर लॉस किसके किसके बीच है, आपको याद होगा कॉपर लॉस होता है आर्मेचर के साथ, और जो आपको टर्मिनल में जाता है वीएल इंटू आईएल, इसको अगर घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा कॉपर लॉस। देखिए फिर से, तभी हम ध्यान दिए, फिगर पावर स्टेज को दोबारा से पीछे करके आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, ये जितना पावर डेवलप्ड हुआ, पैदा हुआ, और आपको जो मिला, बाकी का आर्मेचर में जो लॉस होता है उस सब के सब कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस निकालने के लिए सीधा उत्पन्न पावर और आपको कितना मिला उस पावर को घटा दीजिएगा तो आपको कौन सा हानि मिल जाएगा, कॉपर हानि मिल जाएगा, ठीक है। बीएचपी की बात करें, बीएचपी बाबू होता है, देखो आप शुरू से नहीं पढ़ते हो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है बाबू। बीएचपी होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब होता है बाबू, ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब होता है, ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब होता है कि मशीन जो आप जनरेटर जो घुमाते हो
तो जो शक्ति मशीन देता है यांत्रिक रूप से, उसी को बीएचपी बोलते हैं। अगर यांत्रिक शक्ति बीएचपी को हम लोग 746 से गुना करेंगे तो ये वाट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वाट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वाट में बदल जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। लॉसेस, एफिशिएंसी सब के सब खत्म हो गए। आइए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, सॉरी क्वेश्चंस है, इसको करते हैं। कौन सा जनरेटर सभी लोड पर चलता है? कौन सा जनरेटर सभी लोड पर वोल्टेज सेम देता है? जरा सा बताइए और जवाब दीजिए। कौन सा आंसर का फटाफट जवाब दीजिए, ये क्वेश्चंस करिए। कौन सा जनरेटर, कौन सा, हाँ, कौन सा जनरेटर सभी लोड पर कांस्टेंट वोल्टेज देता है? कौन सा जनरेटर? याद रखिए शंट जनरेटर राइट आंसर होगा। अब एक लाइन हम आपको याद दिला दे, जब शंट जनरेटर के स्थान पर एक नया है, इसको भी याद रखिए, पीछे आपको बताए थे, जब फ्लैट कंपाउंड आता, क्या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर आता, तो ये आपको सही आंसर होता। ठीक है, फ्लैट कंपाउंड आपको बताए थे। फ्लैट कंपाउंड को ही हम लोग, याद रखिएगा, फ्लैट कंपाउंड को ही हम लोग लेवल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये लाइन कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम आपको याद दिला दिए। ठीक है, शंट जनरेटर सभी का राइट आंसर, जवाब सब मस्त है। चलिए, कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला यार, फटाफट में। ठीक है, ये क्वेश्चंस है यहाँ पर, इस क्वेश्चंस को हम लोग आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम पीछे के लेक्चर में आपको सॉल्व करवा दिए। जिन लोगों को सॉल्व नहीं हुआ है वो लोग सॉल्व कर लीजिएगा भाई। ठीक है, आपका कहानी खत्म होता है यहाँ से। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवा दिए, पीछे के लेक्चर देखिएगा तो वहां पर ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए गए। एक पूरा क्लास हम लिए हैं जिसमें आपको केवल न्यूमेरिकल ही बनाए हैं। जो लोग आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको पता है कि डेली क्लास करते हो, ये आपका जनरेटर का क्लास कंप्लीट होता है। और हम आप लोगों को बता दें कि नेक्स्ट संडे को डीसी जनरेटर का हम टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट संडे को ऑनलाइन डीसी जनरेटर का टेस्ट होगा, और ये टेस्ट बहुत खास होगा, इसलिए आप तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करिएगा। डीसी जनरेटर का टेस्ट देंगे कब? नेक्स्ट संडे। उसका डेट आपको बता देंगे, नेक्स्ट संडे कौन सा डेट आता है। ठीक है, और उसमें खास है, पूरे सभी लोगों के टेस्ट फ्री होगा, और जो उसमें टॉप करेगा उसको हम आगे आने वाले एक कोर्स हम आपको फ्री में देंगे। ठीक है, टेक्निकल का जो भी कोर्स आपको चाहिए वो हम आपको फ्री में देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब रेगुलर आएंगे सर जी। देखिए उमेश राजवार जी, रेगुलर आइए, आपकी बहुत भलाई होगी। ठीक है, जब आप रेगुलर आते हैं तो होता है क्या कि चीजें सीखने का मन करता है। यूट्यूब में बीमारी क्या है ना कि बच्चे एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं। हम डेली पढ़ाते रहते हैं, लड़का बीच में आता है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, वो चला जाता है। इसीलिए आप किसी भी क्लास को, चाहे कोई भी टीचर हो, हम ये नहीं कहते हमारे पास, आप किसी के पास जाइए, क्लास एब्सेंट नहीं करिए। आप ध्यान रखिए कौन सा लेक्चर कब चल रहा है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो विश्वास मानिए, मैं बताता हूं आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप उसी शिक्षक से पढ़िए। डॉट होता है तो रही डॉट की बात, तो आप डेली पढ़ेंगे तो डॉट अगर बोलेंगे तो सभी सॉल्व करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आज नहीं तो नेक्स्ट डे में करेगा, लेकिन जरूर करता है। ठीक है,